हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीआरपीसी 1973 की डेफिनेशन पोर्शन। आज हम देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का सेक्शन सेकंड। तो सेक्शन सेकंड है डेफिनेशन, इसमें दे रखी है। ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी है, जिन जो जो शब्दों की डेफिनेशन दे रखी है, तो आगे जो ये वाले शब्द आएंगे आगे कहीं आगे, तो उनका वही अर्थ लगाया जाएगा जो इस डेफिनेशन में लगाया गया, इसलिए ये डेफिनेशन पोर्शन दे रखा है। तो इसमें हम देखते हैं। इसमें पहला 2 का ए कहता है जमानती अपराध। जमानती अपराध से है, तो ये कह रहा है जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। तो ये कह रहा है 2 का ए कह रहा है कि या तो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया हो या किसी अन्य विधि में बताया गया हो, कोई और एक्ट है उसमें बताया गया हो जमानती है ये वाला अपराध, तो फिर उस अपराध को जमानती माना जाएगा। इसमें सेकंड डेफिनेशन देखिए दे रखी है अजमानती अपराध। तो अजमानती अपराध ये कह रहा है कि जो बचे हुए अन्य अपराध हैं जो जमानती अपराध के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जो बचे हुए जमानती अपराध हैं, जो बचे हुए अपराध हैं जमानती अपराध से, वो अपराध सारे अजमानती अपराध में आ जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं। पहला बता दिया जमानती अपराध, तो ये बता रहा है प्रथम शेड्यूल में बताया गया हो या किसी अन्य लॉ में बताया गया हो, तो वो क्या है जमानती अपराध है। या फिर और फिर आगे बताया है कि जो बचे हुए अपराध हैं वो क्या आ जाएंगे, अजमानती अपराध हो जाएंगे। अब इसका बी में बताया गया आरोप, तो ये चार्ज के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष है, मतलब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हैं, तो उसमें जो आरोप का कोई भी शीर्ष क्या होगा, आरोप माना जाएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। अब सी कह रहा है संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध में कौन सा अपराध है जो संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएगा, तो ये कह रहा है वे अपराध जो प्रथम शेड्यूल में या किसी अन्य विधि में संज्ञेय बताए गए हैं वो क्या है, संज्ञेय अपराध है। या फिर तो कह रहा अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता हो। जो कोई अपराध ऐसे हैं जिसमें पुलिस वाला क्या करता है, वो वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो वो क्या है, वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। तो संज्ञेय अपराध में क्या है, तो ये कह रहा है प्रथम शेड्यूल में संज्ञेय अपराध बताया गया हो या फिर पुलिस वाला बिना वारंट के उस अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञेय अपराध हो जाएगा। अब बता रहा है परिवाद के बारे में। तो ये कह रहा परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथित अभिप्रेत है कि किसी अन्य विधि में किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। तो ये कह रहा है परिवाद के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो कह रहा है कोई मजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट जाकर या तो लिखित या मौखिक रूप से कोई अपने अपराध होने के बारे में बताता है, तो क्या माना जाएगा, परिवाद, कंप्लेंट माना जाएगा। कोई भी अभिकथन करता है तो फिर वो माना जाएगा क्या किया है, परिवाद किया, मतलब डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को किया गया, या तो लिखित या मौखिक। चाहे वो अपराध फिर ज्ञात हो या जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति ज्ञात हो या अज्ञात हो। ठीक है, अब आ जाते आगे। ये बता रहा है, ये कहता है उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, तो ये कह रहा है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, मतलब जो राज्य के संबंध में जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। सेकंड बताता है किसी ऐसे संघ राज क्षेत्र के संबंध में जिस पर किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारता का विस्तार विधि द्वारा किया गया वह उच्च न्यायालय। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा है संघ राज्य क्षेत्र है जिसमें किसी और उच्च न्यायालय को अधिकारता दे रखी है, तो वो वाला उच्च न्यायालय माना जाएगा। मतलब कभी कभी क्या होता है, क्या करता है सरकार के एक कोर्ट को दो जगह की अधिकारता दे देते हैं, तो ये वही बात कह रहा है। तो कह रहा है वो दोनों के लिए वो क्या माना जाएगा, उच्च न्यायालय माना जाएगा। थर्ड पॉइंट कह रहा है किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के लिए दंडित अपील का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये थर्ड पॉइंट में कह रहा है कोई ऐसा न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भिन्न कोई कोर्ट है जिसमें किसी राज्य के ऊपर अधिकारता दे रखी है उसे न्याय करने की, तो वो उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब उस राज्य का, तो वो क्या माना जाएगा, वो उच्च न्यायालय माना जाएगा। अब आ गया, अब ये कह रहा भारत।
अब इंडिया के बारे में बता रहा है, तो इंडिया के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है भारत से वे राष्ट्रीयता विभेद है जिन पर इस संहिता का विस्तार है। कौन कौन से भारत के अंतर्गत आएंगे, जिसपे इस संहिता का विस्तार है वो भारत के अंतर्गत है। फिर आ गया जांच मतलब इंक्वायरी के बारे में, तो कह रहा है इंक्वायरी के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहा है जांच से अभिप्रेत है विचार से भिन्न किसी ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो ये कह रहा है कि ट्रायल नहीं है, ट्रायल से भिन्न कोई भी जांच जो मजिस्ट्रेट कराता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इंक्वायरी कहते हैं। तो ये कह रहा है ट्रायल से भिन्न कोई भी जांच जो ट्रायल नहीं है, मतलब ट्रायल से अन्य कोई कार्रवाई करा रहा है मजिस्ट्रेट या न्यायालय, तो उसे हम कहते हैं जांच मतलब इंक्वायरी कहते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन, तो ये कह रहा है कोई अपराध, जैसे कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के लिए जो पुलिस कार्रवाई करती है तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा है अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाई हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्यगत करने के लिए की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो कह रहा है कोई अपराध हुआ, जैसे कोई अपराध हो गया, उस अपराध के कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए जो पुलिस इंक्वायरी करती है, जो कार्रवाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंक्वायरी कहते हैं। ये हमेशा पुलिस वाले ही करते हैं। अब आ जाते हैं न्यायिक कार्रवाई क्या है। न्यायिक कार्रवाई में आता है न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत कोई ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, उसे कहते हैं न्यायिक कार्रवाई। तो न्यायिक ये कहता है ओथ पर लिए गए एविडेंस होते हैं वो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत आते हैं। तो ये कह रहा है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यायिक कार्रवाई। तो ये कह रहा है जो ओथ पर एविडेंस लिए जाते हैं वो न्यायिक कार्रवाई है। अब आ जाते हैं, अब ये कह रहा है, अब आ जाते हैं हम हाँ के में आता है, महानगर क्षेत्र। महानगर क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहा महानगर क्षेत्र से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो धारा 8 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है, तो उसे क्या माना जाएगा, जो महानगर क्षेत्र घोषित किया गया उसे महानगर क्षेत्र माना जाएगा। और महानगर क्षेत्र कौन से माने जाते हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, वो हमेशा महानगर क्षेत्र आते हैं। अब आगे, अब एल में बताया गया है असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत। तो जी कह रहा असंज्ञेय अपराध से क्या होता है, संज्ञेय अपराध सी में बता दिया था, ठीक है। अब एल में बता रहा है असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहा है असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं रखता है। तो वो कहाँ किस में आएंगे, असंज्ञेय अपराध में। तो ये कह रहा है असंज्ञेय अपराध वे अपराध है जिसमें पुलिस वाले बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, वो असंज्ञेय अपराध के अंतर्गत आएंगे। असंज्ञेय अपराध में क्या है, पहले पुलिस वालों को वारंट इशू कराना होगा, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, अब आ जाता है हमारा एन। एन क्या बताता है, एन बता रहा है, अब आ जाते हैं हम, हाँ, अधिसूचना। एम में बताया गया अधिसूचना के बारे में। तो कह रहा अधिसूचना के अंतर्गत क्या आता है, तो कह रहा अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। जो राजपत्र में जो प्रकाशित की जाती है उसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन। अब आ जाते हैं एन। एन कह रहा अपराध। अपराध के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो कह रहा अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अभिप्रेत है जो तत्समय प्रबद्ध किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया हो, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके बारे में पशु अत्याचार 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता हो। तो ये क्या कह रहा है, ये अपराध के बारे में बता रहा है। और ये कह रहा है कोई ऐसा कार्य जिसे दंडनीय बना दिया गया हो, या फिर पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 में परिवाद किया जा सकता है उस मैटर पर, तो वो कार्य क्या है, वो अपराध के अंतर्गत आएगा। अब आगे, अब आ जाते ओ। ओ में कह रहा है पुलिस
थाने का भार साधक अधिकारी। ये पूछ रहा है भार साधक अधिकारी के बारे में पूछ रहा है कि भार साधक अधिकारी कौन होगा। तो कह रहा है भार साधक अधिकारी के अंतर्गत जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी थाने से अनुपस्थित हो या बीमार या अन्य कारण से अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ हो, तब थाने में उपस्थित ऐसा पुलिस अधिकारी है जो ऐसी अधिकारता से पंक्ति में ठीक नीचे का और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का, या जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे कि तब इस प्रकार उपस्थित कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी। तो कह रहा है ये कह रहा है कौन ऑफिसर इन चार्ज होगा। तो ये कह रहा है जो पुलिस थाने का कोई भार संभालेगा, कोई पुलिस थाना है उसका जो हेड होगा, अगर वो उसका जो हेड है वो क्या होगा, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी होगा। अगर वो अनुपस्थित है तो कांस्टेबल से ऊपर का कोई व्यक्ति होगा, उसे जिसे अधिकार दिया गया हो, तो उसे क्या माना जाएगा, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। अब स्थान प्लेस के बारे में पूछ रहा है पी में। तो प्लेस में क्या इंक्लूड है। तो कह रहा है प्लेस के अंतर्गत गृह, भवन, तम्बू, यान, जलयान भी माना जाएगा। अब आ जाते हैं प्लीडर के अंतर्गत। तो कह रहा है किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से ऐसा न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है। कोई विधि व्यवसाय कर रहा है वो व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंदर कोई भी अन्य व्यक्ति है जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है, तो कौन माना जाएगा, प्लीडर माना जाएगा। तो ये कह रहा है प्लीडर से ऐसा न्यायालय में तत्समय प्रबद्ध किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति किया गया है, जो व्यक्ति नियुक्त किया गया है, उसे क्या माना जाएगा, प्लीडर माना जाएगा। अब आगे अब आ जाते हैं आर में। आर कह रहा है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या आता है। तो कह रहा पुलिस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। ठीक है, जो 173 की जो रिपोर्ट है, तो कह रहा पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को हम क्या मानेंगे, पुलिस रिपोर्ट मानेंगे। अब पुलिस थाना क्या है। तो कह रहा है पुलिस थाने के अंतर्गत, तो कह रहा पुलिस थाना से कोई भी चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया है, पुलिस थाना घोषित किया गया, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र भी अभिप्रेत है, उसे क्या माना जाएगा, पुलिस थाना माना जाएगा। मतलब कोई ये राज्य सरकार ने कोई स्थान नियुक्त किया गया है पुलिस के लिए, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, पुलिस थाना माना जाएगा। तो कह रहा है राज्य सरकार द्वारा साधारणतः यह विशेष पुलिस थाना घोषित किया गया है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिश्चित कोई स्थानीय क्षेत्र भी है। अब आगे तो ये बताता है, अब आगे हम टी बताता है विहित से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित है। तो ये कह रहा है, ये पूछता है प्रेस्क्राइब्ड के अंतर्गत क्या आता है। तो इसमें जो नियम दिए गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड माने जाएंगे। फिर आगे अब यू में बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंतर्गत क्या आता है। तो ये कह रहा है जो इस एक्ट का जो सेक्शन 24 है उसके अंतर्गत जो व्यक्ति बताया गया है वो कौन होगा, लोक अभियोजक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। तो अब ये कह रहा है सब डिवीजन के बारे में। तो कह रहा है उपखंड में जिले का उपखंड भी अभिप्रेत है। फिर आ जाते हैं आगे, वी कह रहा है, डब्लू कह रहा है संबंध मामला, डब्लू बता रहा है संबंध मामला। तो ये कह रहा है संबंध मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो किसी विधि से उपबंधित है और जो वारंट मामला नहीं है। तो ये डब्लू में कह रहा है जो वारंट मामला नहीं है वो क्या है, वो संबंध मामला है। डब्लू ए में बताया गया है विक्टिम के बारे में। तो कह रहा है विक्टिम से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोक के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई हो। तो ये कह रहा है वो विक्टिम वो व्यक्ति है जिसे हानि या कोई क्षति हुई हो, वो क्या माना जाएगा, वो विक्टिम माना जाएगा, जिसके लिए अभियुक्त
व्यक्ति पर आरोप लगाया गया हो और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। तो ये कह रहा है WA में पीड़ित के अंतर्गत वो व्यक्ति आएगा जिसे कोई हानि हुई हो या जिसे कोई क्षति हुई हो, या उस पीड़ित का कोई संरक्षक या विधिक वारिस है, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? WA में, वो भी पीड़ित के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हैं एक्स में। तो एक्स बता रहा है वारंट मामला। तो ये कह रहा है ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी कोई अपराध है, उसे क्या माना जाएगा? वारंट मामला माना जाएगा। अब आ जाते वाई। अगर उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस संहिता में है। तो ये तो एक वो दे रखा है। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन 3 पे, और सेक्शन 3 हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।